वेलकम बैक टू ईटीएस बच्चों। आज का हमारा डिस्कशन होने वाला है क्लास 9 पर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में, जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर 5। चैप्टर 5 में डेमोक्रेटिक राइट्स, इससे रिलेटेड जो अलग अलग बातें हैं इनको समझेंगे, इससे अलग अलग जो रिलेटेड पॉइंट्स हैं और उनको समझेंगे, और हमारे देश में कौन कौन से राइट्स हर एक इंसान को, हर एक नागरिक को दिए गए हैं वो हम समझेंगे। स्टार्ट करते हैं फटाफट। देखो, इसको समझने के पहले आपको एक इंफॉर्मेशन दूंगा। वो इंफॉर्मेशन है कि बच्चों, आपके लिए हम एक बहुत अच्छा एक ऑफर लाए हैं जिसमें हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स देंगे। आप इस टेलीग्राम चैनल ETS एकेडमी ऑफिशियल को ज्वाइन कर लीजिए फटाफट, या फिर इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए। ये टेलीग्राम से आप स्कैन करेंगे तो हमारे अकाउंट पर आप क्या है लॉगिन हो जाएंगे। उसमें आपको फिर बहुत सारे नोट्स, फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिलेंगे, उसमें आपको PDFs प्रोवाइड कराए जाएंगे। जो आगे भी क्लासेस होंगी उसके भी आपको नोट्स, आपको PPT स्लाइड्स, ये सब कुछ आपको क्लास नोट्स तरीके से, बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड कराया जाएगा। अब पढ़ते हैं अपने टॉपिक पर, टॉपिक को डिस्कस करते हैं। टॉपिक ऑफ डिस्कशन, आज का जो डिस्कशन होने वाला है वो होने वाला है इन 4 पॉइंट्स पर। ये 4 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? देखो, लाइफ विदाउट राइट्स, राइट्स इन अ डेमोक्रेसी एंड राइट्स इन अ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सपांडिंग स्कोप ऑफ राइट, की राइट क्या होते हैं, लाइफ राइट के बिना कैसी होती है, और डेमोक्रेसी के अंतर्गत राइट कैसे देखे जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से राइट्स हैं, और क्या इनको और एक्सपांड किया जा सकता है। आप देख सकते हो ये 4 क्वेश्चंस के आंसर आज मैं आपको देने वाला हूँ। समझते हैं, आपकी क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक्स के 4, आप चैप्टर 5 में जाओगे पॉलिटिकल साइंस में तो आपको ये क्वेश्चंस ही मिलेंगे जिनके आंसर आपको देने हैं, समझने हैं। तो इसको मैं इंस्टेंट आपको समझाने वाला हूँ, समझते हैं इसको। देखो, पहला है यहाँ पे ओवरव्यू, कि जैसे ही आप किसी चैप्टर को पढ़ोगे तो उसका ओवरव्यू लेना जरूरी है। अब ये हमारा टॉपिक है डेमोक्रेटिक राइट्स, मतलब किसी देश के संविधान में या किसी देश की पूरी की पूरी पॉलिटिकल सिस्टम में आपको राइट्स अगर देखने को मिलेंगे तो वो किस रूप में मिलेंगे, वो होते क्या है। देखो, एक्चुअल में अगर किसी देश में आपको डेमोक्रेसी देखने को मिलेगी तो वहां पे एक बहुत अच्छी बात यह है कि वहां पे एक कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन की किताब भी होगी जिसमें हमारे पूरे देश के कैसे हमारे देश को चलाया जाना है, कैसे हमारा देश चलेगा, कैसे हमारे देश में सरकार चलेगी, कैसे देश में लोगों को राइट्स होंगे, उनके क्या क्या फंडामेंटल ड्यूटीज होंगी, वो सब बातें इसमें लिखी होती हैं। तो कहने की बात ये कि डेमोक्रेसी में सिर्फ ये नहीं होता है कि सिर्फ वोट देने की व्यवस्था होती है। डेमोक्रेसी मीन्स ये नहीं होता है कि सिर्फ वोट आपको, डेमोक्रेसी मतलब ये होता है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा, साथ में उसमें राइट्स भी मिलेंगे, आपकी ड्यूटीज भी होंगी, आपको कौन कौन से अधिकार मिलेंगे, ये बात होती है। साथ में वोटिंग भी होता है, यानी कि वोटिंग एक पार्ट है उसका। तो हम अभी फर्स्ट चैप्टर में जो पढ़ के आए हैं कि कहीं ना कहीं पिछले चैप्टर्स में अगर बात करें तो पिछले चैप्टर जो हमने डिस्कस किए उसमें हमने जो बातें सीखी हैं, हमने क्या क्या बातें सीखी हैं। हमने चैप्टर 3 में सीखा था फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये डेमोक्रेसी में होता है। रूल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, हमने चौथे चैप्टर में ये सीखा था कि अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, रूल्स होते हैं, वो किस तरीके से देखे जाते हैं और गवर्नमेंट कैसे फॉलो करती है और करवाती है। आज का जो डिस्कशन होने वाला है एंजॉयमेंट ऑफ राइट्स, जब इन तीनों को मिला देते हैं तब बनता है ट्रू डेमोक्रेसी, मतलब एक एक सही सच्चा प्रजातंत्र, सच्चा लोकतंत्र, इसको हिंदी में कहते हैं सच्चा लोकतंत्र। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर देश में हर एक इंसान रहता है, नागरिक रहता है, हर एक सिटीजन रहता है, जैसे आप इंडिया में इतने सारे लोग रहते हैं, हमारे इंडिया में 140 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, तो सबको राइट मिलने चाहिए, सबको बेहतरीन जीवन मिलना चाहिए, सबको अच्छी अच्छी एक कहीं ना कहीं एजुकेशन मिलना चाहिए, अच्छा उनका एक हेल्थ होना चाहिए। तो क्या जरूरी है उनके लिए? ये सब जरूरी है, वो अच्छे से इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर पाए, अच्छे इंस्टीट्यूशन हो, अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशन हो, अच्छे फंडामेंटल राइट्स हो, तभी वो अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर पाएगा। अब बच्चों समझते हैं कि किसी देश में आपको ये बेसिक फंडामेंटल चीजें मिलेंगी, और अगर ये मिल रही है तो ये पजल कंप्लीट होगा। इलेक्शन, रूल्स एंड राइट्स, अगर ये आपको बेहतरीन तरीके से आपको देखने को मिलेगा तो हम कहेंगे कि उस देश में क्या मिलेगा, आपको डेमोक्रेसी देखने को मिलेगा, तभी ये पजल जाकर के कंप्लीट होता है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा आज का डिस्कशन क्या है। आज का पहला जो डिस्कशन होने वाला है वो इस पॉइंट पर होने वाला है, वाई राइट्स, की राइट्स क्यों, राइट्स क्यों दिए जाने चाहिए और राइट्स क्यों जरूरी है। देखो, दे सेट लिमिट्स फॉर इवन इलेक्टेड लीडर्स, मतलब ये ऐसे होते हैं जो इलेक्टेड लीडर्स पे भी लिमिट डालते हैं, मतलब उनको भी कहीं ना कहीं उनकी कहीं ना कहीं कितनी शक्ति होना चाहिए, वो क्या कर सकते हैं, वो क्या नहीं कर सकते हैं, उनके ऊपर भी एक लिमिट डालने का काम कौन करते हैं, ये राइट्स करते हैं। एंड इंश्योर एवरी वन ट्रीटेड फेयरली, हर इंसान
सबको बराबर तरीके से, समान तरीके से, इक्वल तरीके से उसको ट्रीट किया जाए। ऐसा ना हो कि वो निचली कास्ट का है और अपर कास्ट के साथ अच्छा व्यवहार हो रहा है और निचली कास्ट के साथ बुरा व्यवहार हो रहा है, या फिर रिलीजन के नाम पे वो इस रिलीजन का है, वो कोई मुस्लिम इस्लाम को फॉलो करता है, कोई हिंदू को फॉलो करता है, तो इस आधार पे भी उसके साथ क्या नहीं होना चाहिए बच्चों, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। सबको ट्रीट करो, इक्वली करो ट्रीट आप, साथ में सबको फ्रीडम दो, कोई कहीं पे भी कुछ आ जा सकता है, कर सकता है, ये भी होना चाहिए। साथ में उसको एक्सप्लॉयटेशन भी नहीं होना चाहिए, साथ में उसको अपने रिलीजन को फॉलो करने दिया जाना चाहिए, साथ में उसकी राइट्स, इन राइट्स की सिक्योरिटी भी होना चाहिए। इसीलिए राइट्स जरूरी है, क्योंकि एक इंसान इन चीजों का अगर यूज करेगा तो अभी तो वो डेवलपमेंट कर पाएगा। अब जैसे मैं एक बात बोलता हूँ, एक गरीब इंसान है, अगर मैंने उसको राइट्स नहीं दिए तो वो और गरीब होता जाएगा और गरीब होता जाएगा और एक दिन वो मर जाएगा। तो क्या ये सही बात है? मुझे उसको अधिकार देने पड़ेंगे। कैसे अधिकार? कि वो कहीं पे भी जाके काम कर सकता है, वो पढ़ाई लिखाई अपने बच्चों को करवा सकता है। तो ऐसे राइट्स जब दूंगा मैं उसको, या हमारी सरकार देगी, तभी वो अपना डेवलपमेंट कर पाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि राइट्स होने ही चाहिए। इसलिए हमें इस वाई का आंसर मिल गया। आप समझते हैं लाइफ विदाउट राइट्स, केस स्टडी से समझते हैं कि अगर राइट्स नहीं होंगे तो आपका जीवन कैसा होगा, आपकी लाइफ कैसी होगी, आपकी लाइफ कितनी बुरी होगी और या कितनी अच्छी होगी, समझते हैं इसको। अगर राइट्स नहीं होंगे तो आपकी क्या हालत होगी, इमेजिन करो। मान लो एक इमेजिनेशन हम करते हैं, आपके पास पुलिस आती है और आपको उठा के लेके चली जाती है, जेल में डाल देती है, आपको रीजन नहीं बताया, आपको कारण नहीं बताया, आपको वारंट नहीं दिखाया उन्होंने, ठीक है। आपको पता है ना, पुलिस जब पकड़ने आती है तो वारंट दिखाती है कि इस वजह से हम पकड़ने आ रहे हैं आपको, ठीक है। अगर नहीं बता रही है तो हम क्या कहेंगे कि उन्होंने रीजन नहीं बताया और पकड़ के ले गई पुलिस। यानी कि आपका जो राइट था कि हमें क्यों आप पकड़ के लेके जा रहे हो, हमें रीजन बताओ, ये रीजन ना बताने वाला जो एक राइट, उन्होंने जो रीजन बताने वाला आपका जो राइट छीना है, वो क्या है आपके लिए, कितना घातक हो जाएगा, बहुत घातक हो जाएगा। आपको कितने भी सालों तक जेल में डाल के रख सकते हैं, आपको कितना पनिशमेंट दे सकते हैं, कितना टॉर्चर कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे। तो आपको कितना बुरा लगेगा, आपका जीवन तो बिल्कुल बर्बाद ही हो जाएगा ऐसे में। तो इसीलिए राइट जरूरी है। अगर राइट नहीं होंगे तो आप इमेजिन कर सकते हो कितना बुरा हाल हो सकता है एक व्यक्ति के साथ। मतलब एक राइट है ये। और ट्रीटेड अनफेयरली, अगर मान लो किसी के साथ हम बराबरी का व्यवहार नहीं कर रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत बुरी हालत हो जाएगी उसकी। लेट्स लुक एट 3 रियल लाइफ एग्जाम्पल्स वेयर पीपल हैड नो राइट्स। हम कुछ 3 एग्जाम्पल्स लेंगे, 3 केस स्टडी लेंगे, 3 केस को पढ़ेंगे और उसके आधार पे आप समझना। अब आप अपनी एनसीईआरटी खोल के बैठ जाओ, उसमें आपको पहला केस मिलेगा ग्वांटानामो बे का। ये ग्वांटानामो बे क्या है? पहली कहानी है ग्वांटानामो बे की, ठीक है। ये कहाँ पे है? ये क्यूबा एक देश है। आप क्यूबा में जाओगे, क्यूबा कहाँ पर है? आप अमेरिका का मैप अमेरिका का आप एक मैप देखोगे, अमेरिका का मैप कहाँ मिलेगा? आप वर्ल्ड मैप खोलोगे तो उसमें अमेरिका मिलेगा आपको थोड़ा सा वेस्ट साइड। तो वेस्ट साइड आपको एक बड़ा सा देश मिलेगा अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसका। उसके बगल में कैरिबियन सी भी होगा। कैरिबियन सी भी एक छोटा सा टापू वाला देश है क्यूबा, वहां पर है ग्वांटानामो बे। ये खाड़ी है एक, यहाँ पे एक प्रिजन बनाया गया, एक जेल बनाया गया। देख रहे हो ये जेल कितनी सारी तारों से यहाँ पे फेंसिंग कर रखी है। तो इस जेल में क्या है, अमेरिका जैसे देश ने 600 से ज्यादा प्रिजनर्स को बंदी बना रखा था, बिना किसी उनको कारण बताए, उनको कोई रीजन नहीं बताया था कि आपको क्यों बनाए हमने यहाँ पे जेल में डाल रखा है। ना उनको इन्फॉर्मेशन दी, ना उनके घर वालों को इन्फॉर्मेशन दी, ना उनकी फैमिली को मिलने दिया, ना मीडिया को मिलने दिया, ना वहां पे कोई कोर्ट को उनको कोर्ट ले जाया गया। मतलब कहने वाली बात है कि जब भी किसी व्यक्ति को जेल होती है तो उनको कोर्ट में जाकर के क्या है, यहाँ पे ले जाया जाता है। कोर्ट में क्या है, उनको पनिशमेंट दी जाती है। बात ये समझना बच्चों की, अगर आपको पुलिस पकड़ती है तो पुलिस का काम सिर्फ पकड़ना होता है, ना कि आपको पनिशमेंट देना। पनिशमेंट देने का काम होता है बच्चों कोर्ट का। कोर्ट आपको पनिश करता है। इसीलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए था, एक बेसिक तरीके से देखा जाए तो रूल फॉलो ये होना चाहिए था कि जैसे यूएस के सोल्जर्स ने इन लोगों को पकड़ा था, ये 600 से ज्यादा लोग थे जो, तो इनको कहाँ ले जाना चाहिए था? इनको ले जाना चाहिए था कोर्ट में, यूएस की कोर्ट में, लेकिन नहीं ले जाया गया। इनको टॉर्चर किया गया, बहुत टॉर्चर किया गया, मारा गया। इवन इतना टॉर्चर किया गया, बताया जाता है बहुत बुरी रिपोर्ट्स, मतलब बुरी रिपोर्ट्स आई जिसमें बहुत बुरी तरीके से बताया गया कि ये इनको टॉर्चर किया गया, इनको प्रताड़ित किया गया। कुछ लोग तो मर भी गए हैं और कई सारे लोग बाद में पता चला जिनको कोई दोष भी नहीं था। बाद में कई सारी रिपोर्ट्स आई जिन्हें पता चला कि जिनका कोई दोष ही नहीं था, जिनका जो गिल्टी भी नहीं थे, उनको भी बेहतरीन तरीके से इतना पनिश किया कि वो मर ही गए वहां पे। तो ये क्या है,
ये एक ऐसी स्थिति है जहां पे राइट्स नहीं है आपको। कौन से राइट्स? ना तो आपको कोर्ट ले जाएगा राइट, ये जो राइट एक होना चाहिए, जीवन का अधिकार होता है, ये कोर्ट ले जाना आपको अगर आपको पुलिस पकड़ती है तो। दूसरा है आपको मीडिया, मीडिया को नहीं मिलने दिया गया, घर वालों से नहीं मिलने दिया गया, आपको लॉयर नहीं मिला। तो ये कुछ ऐसे क्या है बुरी बातें हैं जो अमेरिका ने यहाँ पे करी है। यहाँ पे एक बात लेसन हमें सीखने वाला पॉइंट ये हो जाता है, एक लेसन सीखने को मिलता है कि विदाउट राइट्स एनीवन कैन बी हेल्ड अनफेयरली। अगर राइट्स नहीं होंगे तो हर एक इंसान के साथ कैसा होगा? बुरा बर्ताव होगा, अनफेयर बर्ताव होगा उसके साथ, बहुत बुरा है। ये साफ सुथरा बर्ताव जो एक होना चाहिए वो नहीं होगा, और ये उसके जीवन के लिए, ये उसकी लाइफ के लिए कितना बुरा होगा। जैसे ये ऐसे कई सारे, जी ऑरेंज कलर में ये देख रहे हो आप, कैदी है ये, इसके ऐसे इस प्रकार के 600 से ज्यादा कैदी उन्होंने जेल में डाल रखे थे। अब दूसरी कहानी पढ़ते हैं सऊदी अरब की। बच्चों सऊदी अरब में आपको पता है एक राजा होता है, वहां का लीडर चुना नहीं जाता है, वहां का लीडर एक क्या होता है? राजा होता है, और उसका बेटा ही क्या बनता है? राजा बनता है। उसका बेटा प्रिंस जो होता है वो ही राजा नेक्स्ट क्या होता है? बनता है। इसीलिए इस व्यवस्था को बोलते हैं हेरिडिटरी सिस्टम, ठीक है, इसको बोलते हैं उत्तराधिकार वाली व्यवस्था। इसमें ये होता है कि जो एक किंग होगा उसका जो बेटा यानी प्रिंस होगा वही नेक्स्ट किंग बनेगा, ये बात होती है। अब हुआ क्या यहाँ पे सऊदी अरब में, इनके जो पिताजी थे, इनकी जैसी डेथ होती है तो ये क्या है? प्रिंस सलमान यहाँ पे किंग बन जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? किंग चूज यहाँ पे होता है, नॉट चूजन बाय द पीपल, यहाँ पे लोगों के द्वारा चूज नहीं होता है, वहां उनके फैमिली मेंबर्स ही चूज कर लेते हैं। तो कितनी बुरी बात है, यहाँ पे लोगों के पास तो कोई राइट ही नहीं है वोटिंग का। अब दूसरा क्या होता है यहाँ पे, ये जो किंग्स होते हैं ना, इतने बुरे होते हैं, इतने क्रूएल होते हैं, ये कोई राइट नहीं देते वहां के लोगों को, ना वहां के लोग कुछ बोल सकते हैं, ना अपने लीडर को चूज कर सकते हैं। वहां पे हर एक चीज जो है ना किंग कंट्रोल करता है। वहां पे जजेस की अपॉइंटमेंट हो, गवर्नमेंट कैसे चलाना है, और यहाँ तक कि मीडिया को क्या बोलना है, न्यूज़पेपर में क्या न्यूज आएगी क्या नहीं आएगी, ये तक वहां के किंग कंट्रोल करते हैं। तो कितनी बुरी बात हो जाती है यहाँ पे कि वहां के मीडिया को भी कोई फ्रीडम नहीं है। नो फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एवरीवन मस्ट बी मुस्लिम पब्लिकली। मतलब कहीं ना कहीं ये जो देश है सऊदी अरब, ये मुस्लिम रिपब्लिक है, इस्लाम को फॉलो करता है। ज्यादातर यहाँ पे जो लॉज है वो शरीयत को फॉलो करते हैं। शरीयत मतलब जो इस्लामिक लॉज होते हैं, इस्लाम के कानून होते हैं। अब बच्चों अगर इस्लाम के कानून आप फॉलो करवा रहे हो तो वहां पे तो दूसरी कम्युनिटी के लोग भी रहते हैं, हिंदुइज्म के भी है, क्रिश्चियनिटी के लोग भी होंगे शायद, तो क्या उनसे भी करवाओगे? हाँ, आपको पता होना चाहिए उनसे भी जबरदस्ती यहाँ पे क्या होते हैं, उनको फोर्सफुली ऐसे लॉज क्या है फॉलो करवाया जाता है जो कि उनके धर्म से जुड़े हुए भी नहीं है। तो यानी धर्म की आजादी भी नहीं है आपको। साथ में यहाँ पे विमेन, महिलाओं की इतनी बुरी स्थिति है कि वो अपना चेहरा भी कहीं ना कहीं दिखा नहीं सकती, मतलब उनको चेहरा ढक के चलना पड़ता है, कहीं बुर्का पहन के चलेंगे, कहीं हिजाब पहन के चलेंगे, तो ये बहुत बुरी स्थिति होती है उनकी। क्या लेसन सीखा हमने इस पूरी कहानी से? हमने ये लेसन सीखा कि विदाउट राइट्स पीपुल हैव नो वॉइस अगेंस्ट देयर रूलर्स। रूलर्स चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, राइट नहीं होंगे तो आप उनके खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते हो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ डेमोक्रेसी से सिर्फ अच्छे रूलर्स ही आते हैं, डेमोक्रेसी से कभी कभार बुरे रूलर्स भी इलेक्ट हो जाते हैं। जैसे अगली कहानी में हम यही पढ़ेंगे कि कभी कभार इलेक्शन से बुरे रूलर्स भी इलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन राइट्स होते हैं वहां के लोगों को तो वो अपने रूलर्स को हटा भी देते हैं, अपने रूलर्स को कहीं ना कहीं रिमूव भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसे देशों में जहाँ पे किंग वाला सिस्टम चल रहा है, जहाँ पे क्या है सक्सेसर वाली व्यवस्था है, तो वहां पे ना तो कोई कुछ बोल सकता है, ना कुछ कह सकता है, ना कुछ देख सकता है, जो किंग को पसंद आया वही होगा। अगली कहानी है एक, देखो ये जैसे सऊदी अरब की महिलाओं की एक क्या है यहाँ पे तस्वीर है, जिसमें वहां की महिलाओं को इस तरीके से रहना पड़ता है। तो आप देख सकते हो अगर यहाँ पे थोड़ा भी फेस यहाँ पे क्या है एक्सपोज हो गया तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो ये इतनी भयानक क्या है यहाँ पे जीवन व्यवस्था है इस प्रकार से महिलाओं की। अगली कहानी है कोसोवो की। कोसोवो आप जाओगे यूरोप में, यूरोप में जाओगे तो ईस्टर्न यूरोप में आपको एक देश मिलेगा। इस देश को पहले यूगोस्लाविया कहते थे, यूगोस्लाविया। तो बच्चों यहाँ पे यूगोस्लाविया में पहले मोंटेनिग्रो, अल्बानिया, कोसोवो, सर्बिया, ऐसे 4-5 देश आते थे। ये मैं नॉर्मली तरीके से बता रहा हूँ, एग्जैक्टली 4-5 देश नहीं कह रहा हूँ कि यही आते थे, ऐसे और भी देश थे कुछ, लेकिन ये आते थे। अब यहाँ पे देखो ये कोसोवो की कहानी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे एक व्यक्ति इलेक्ट हुआ, एक रूलर इलेक्ट हुआ जिसका नाम था मिलोसेविक। 1999 की घटना है ये, मिलोसेविक को इलेक्ट किया गया और इसको यूगोस्लाविया का लीडर बनाया गया। इसने क्या किया, इसने यहाँ बगल में एक अल्बानिया देश है, यहाँ पे अल्बेनियन कम्युनिटी के लोग या अल्बेनियन एथनिसिटी के लोग रहते हैं।
जैसे हमारे इंडिया में समझ लो कि इंडियन एक नॉर्थ इंडिया है, एक नॉर्थ ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट के लोगों की कैसी एथनिसिटी है, वो थोड़ा सा अलग तरीके से दिखते भी हैं और पहनावा भी उनको थोड़ा सा अलग है। बंगाली देख लो थोड़ा सा, फिर तमिल के लोग देख लो, तो कैसी उनकी एथनिसिटी, उनका कल्चर थोड़ा सा डिफरेंशिएट करता है। तो वैसे ही ये कोसोवो से थोड़ा सा हट के अल्बानिया में थोड़ा सा अलग एथनिसिटी, अलग कल्चर था। तो ऐसे में क्या किया, इस मिलोसेविक ने यहाँ अल्बेनियन कम्युनिटी को इतना मारा, यहाँ इनके लोगों को इतना मारा, इतना पीटा कि इन लोगों को भागना पड़ा देश छोड़ के। उनके घरों को जला दिया, उनके उनके परिवारों को एक साथ मतलब मरवा दिया, बहुत बुरी हालत हो गई। वहां के लोगों को कोई राइट नहीं दिया। द कंट्रीज ओन आर्मी किल्ड थाउजेंड, बर्न्ड होम्स एंड फोर्स्ड पीपल आउट सिंपली बिकॉज ऑफ देयर एथनिसिटी। उनकी एथनिसिटी, उनके कल्चर को देख के मिलोसेविक ने आर्मी को ऑर्डर दे दिया कि इनको मारो, भगाओ यहाँ से, ये लोग बहुत बुरे हैं। इस तरीके की गतिविधियां की, तो हम कह सकते हैं ना कि कभी कभार इलेक्टेड, जो डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्टेड भी आए ना रूलर्स, वो भी कितने खतरनाक हो सकते हैं, वो राइट्स को छीन सकते हैं। तो लेसन क्या सीखा हमने, इवन इलेक्टेड गवर्नमेंट कैन वायलेट बेसिक राइट इफ अनचेक्ड। मिलोसेविक वाज लेटर ट्राइड फॉर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। मतलब वो कितना खतरनाक आगे साबित हो गया, जिसने इलेक्शन इलेक्शन के बावजूद, मतलब इलेक्टेड होने के बावजूद भी अपनी जनता को कितना प्रताड़ित किया, उसके राइट्स छीन लिए। तो ये डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा एक लूप होल भी कह सकते हैं कि कभी कभार गलत लोग भी चुन के आ जाते हैं। लेकिन ओवरऑल ये कहना चाहूंगा मैं कि डेमोक्रेसी में कोशिश ये की जाती है कि कहीं ना कहीं सिर्फ इलेक्शन ना हो, सिर्फ वोटिंग के अधिकार ना मिले, उसके अलावा जीवन के अधिकार, इक्वेलिटी के अधिकार, फ्रीडम के अधिकार, बहुत सारे अधिकार भी मिलने चाहिए, कल्चर के अधिकार भी मिलना चाहिए। आप समझते हैं कि ये क्या है और ये किस प्रकार से हमें देखने को मिलते हैं। व्हाट आर राइट्स, व्हाट आर राइट्स, राइट्स क्या होते हैं। देखो सिंपली अगर बात करें तो क्लेम्स अ पर्सन हैज ओवर अदर्स, सोसाइटी एंड द गवर्नमेंट। जो व्यक्ति अदर, मतलब एक व्यक्ति को अगर राइट्स चाहिए तो वो दूसरे व्यक्ति के सामने या समाज के सामने या फिर सरकार के सामने क्लेम करता है कि ये मेरा अधिकार है। ठीक है, तो वो राइट्स होते हैं। मतलब सीधी सी बात है कि एक व्यक्ति मुझे मारने आ रहा है, या मेरे ये समाज मेरे ऊपर कहीं ना कहीं दबाव बना करके या कोई बाधा खड़ी कर रहा है, यही सरकार कोई ना कोई गलत काम कर रही है मेरे खिलाफ, तो मैं उनके अगेंस्ट क्या है स्टेप उठा सकूं। कैसा स्टेप, उनके अगेंस्ट जा सकूं, अपना कहीं ना कहीं अपने जीवन को बचाने के लिए, अपने आप का डेवलपमेंट करने के लिए। तो मैं कहूंगा कि मेरे पास क्या है, राइट्स है यहाँ पे। तो कोई व्यक्ति यहाँ पे जब कोई अपने जीवन के लिए, चाहे वो समाज हो, सरकार हो, अपने जीवन के विकास के लिए, अपनी फंडामेंटल जो डेवलपमेंट है, बेसिक नीड्स है, उनको पूरा करने के लिए अपना कहीं ना कहीं क्लेम करता है, जो कुछ ऐसी सर्टेन थिंग्स होती है, सर्टेन राइट्स होते हैं, उनको क्लेम करता है, तो वो हम कहेंगे फंडामेंटल राइट्स होते हैं। ये जो की आइडियाज है इसके, वो होते हैं जैसे आप अगर लिव सेफली विद डिग्निटी, आपको इज्जत से, इज्जत के साथ रहने को मिल रहा है, तो हम कहेंगे राइट है। आपके एक्शन किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए और दूसरे के एक्शन आपको नुकसान ना पहुंचाए, तो हम कहेंगे राइट है। राइट मस्ट बी रीजनेबल, ऐसा भी होना चाहिए राइट, कहीं ना कहीं ऐसे नहीं होना चाहिए कि मुझे तो किसी का मर्डर करना है, ये मेरा राइट है, मुझे तो किसी को मारना है, मुझे तो किसी के यहाँ पे चोरी करना है, तो ये राइट है। ये राइट नहीं होते हैं। राइट के ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं। मतलब अगर आप राइट का मिसयूज करोगे, आप राइट्स का कहीं ना कहीं गलत उपयोग करोगे, तो आपके राइट्स छीने भी जा सकते हैं। इसलिए रीजनेबल होने चाहिए राइट्स, राइट्स सही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप गलत तरीके से राइट्स का यूज करने लग जाओ। और पॉसिबल जो चीजें हो, जो संभव हो, जो सभी के लिए, एवरीवन, पॉसिबल फॉर एवरीवन वाली सिचुएशन यहाँ पे हो, उनके लिए ये क्या है, राइट्स माने जाएंगे। इट बिकम्स अ रियल राइट व्हेन सोसाइटी रिकॉग्नाइज इट एंड द लॉ सपोर्ट इट। राइट्स वो होते हैं, रियल राइट्स वो होते हैं जिसको सोसाइटी भी रिकॉग्नाइज करती है और सरकार भी उसको महत्व देती है, सरकार भी इंपॉर्टेंस दे। राइट्स वो होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई तुम राइट, तुमने बोल दिया ये मेरा राइट है, समाज में वो चीज क्या पता संभव ही ना हो, है ना। तुम बोलो कि कोई चीज ऐसी करनी है लेकिन समाज उसको गलत बोल रहा है। ठीक है, मतलब जैसे मान लेते हैं कि समाज में जनरली चलता है कि इंटरकास्ट मैरिज है ना, क्या है, नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरह की बातें हैं। अब समाज ये मना कर रहा है लेकिन आप बोल रहे हो करना है, करना है, तो आपका राइट है। लेकिन अगर समाज ये इस चीज को मना कर रहा है तो आपको वो भी देखना पड़ेगा। तो मतलब हर एक चीज है, ट्रेडिशंस भी यहाँ पे लिखा है ना कि यहाँ पे सोसाइटी का भी एक रिकॉग्निशन जरूरी रहता है। कई सारी चीजें ऐसी हैं, कल्चर कई सारे ऐसे हैं जो समाज में चलते हैं लेकिन सरकार उसको एक्सेप्ट नहीं करती। लेकिन जैसे हम बोले बलि प्रथा, सेक्रीफाइसेस,
सेक्रीफाइस कई सारी कम्युनिटी में होते हैं, एथनिसिटीज में होते हैं, ठीक है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। ह्यूमन सेक्रीफाइसेस पहले होते थे, आप ओडिशा जैसे स्टेट्स में आप जाओगे तो वहां पे ह्यूमन लोगों को मार दिया जाता था, उनकी नरबली होती थी। तो क्या वो भी आपका राइट माना जाएगा, रिलीजियस राइट माना जाएगा? नहीं, है ना। ये कई सारी चीजें ऐसी हैं कि गवर्नमेंट को भी वहां पे समझना पड़ेगा और समाज को भी समझना पड़ेगा कि क्या चीजें पॉसिबल है, वो जाकर के फिर रियल राइट्स में कन्वर्ट हो पाएंगी। अब देखते हैं कि जो राइट्स हैं वो राइट्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, क्रुशियल क्यों है वो डेमोक्रेसी के लिए। देखो, डेमोक्रेसी के लिए इसलिए जरूरी नहीं क्योंकि डेमोक्रेसी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट राइट्स। राइट्स के बिना डेमोक्रेसी ही सर्वाइव नहीं कर सकती है। ये बेसिक फ्रीडम को इंश्योर करती है, लाइक वोटिंग, स्पीकिंग, फॉर्मिंग अ ग्रुप्स, ऐसे कई सारे जो राइट्स आपके होते हैं वो कहीं ना कहीं क्या है, डेमोक्रेसी से ही संभव है, और डेमोक्रेसी की वजह से राइट संभव है, और राइट्स की वजह से डेमोक्रेसी, मतलब एक प्रकार से दोनों के बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशन है। दे प्रोटेक्ट माइनॉरिटी फ्रॉम मेजोरिटी पावर्स। अब देखो, मान लो देश में एक मेजोरिटी में बहुत बड़ी संख्या में कोई धर्म के लोग रहते हैं और माइनॉरिटी में कोई दूसरे धर्म के, तो मेजोरिटी धर्म के लोग कहीं ना कहीं सप्रेस कर देंगे छोटी संख्या वाले लोगों को। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे छोटी संख्या वाले कोई धर्म के लोग हों, चाहे बड़ी संख्या वाले धर्म के कोई लोग हों, आपको सबको बराबर मौका मिलना चाहिए, सब बराबर हैं। एक्ट एज गारंटीज व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग इवन इफ द गवर्नमेंट इटसेल्फ ट्राई टू टेक देम अवे। ठीक है, आपकी आपके लिए गारंटी का काम करना चाहिए, आपकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, आपकी इज्जत के साथ आपका जीवन हो, ये इसकी एक गारंटी का काम करते हैं। फंडामेंटल राइट्स ऐसे में निकल के आते हैं फंडामेंटल राइट्स इन मोस्ट डेमोक्रेसीज। जैसे आप इंडिया की बात करो, चाहे अमेरिका की बात करो, ये क्या है, ये डेमोक्रेसी वाले देश है, ये डेमोक्रेसी वाले देश है। इन देशों में आपको फंडामेंटल राइट्स जैसी कॉन्सेप्ट व्यवस्था मिलेगी आपको। इसमें होता यह है कि आपके राइट्स को बकायदा सिस्टमेटिक ढंग से लिख दिया जाता है। किस में लिख दिया जाता है? किताब में लिख दिया जाता है। किताब, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की किताब। तो जब किताब में किसी राइट्स को लिख दिया जाता है तो वो बन जाते हैं फंडामेंटल राइट्स। और ये देखते हैं हम, जो ये किताब है हमारे इंडिया की, इसको बोलते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की किताब। इसमें आप देखोगे तो बहुत सारी बातें लिखी हैं, बहुत सारी बातें लिखी हैं। उन बातों में कुछ बातें ये भी हैं कि आपको फंडामेंटल राइट्स दिए जाएंगे। कौन से फंडामेंटल राइट्स? 6 टाइप के फंडामेंटल राइट्स दिए जाएंगे, वो हम पढ़ेंगे अभी इसी क्लास में, कौन कौन से 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। इनको स्पेशल स्टेटस दिया गया है। ये एक प्रकार से प्रॉमिस के रूप में होते हैं आपके लिए। कैसे प्रॉमिस? कि आपको इक्वेलिटी मिलेगी, इसका प्रॉमिस। आपको लिबर्टी मिलेगी यानी आजादी मिलेगी, इसका प्रॉमिस। आपको जस्टिस, आपको न्याय मिलेगा, इसकी आजादी, इसका इसका भी एक प्रॉमिस होता है इसमें। इसके बाद आपको ये भी लिखा है कि 6 फंडामेंटल राइट बिल्कुल एसेंशियली, आवश्यक रूप से मिलेंगे ही मिलेंगे, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ये बात आपको कहाँ मिलेगी देखने को? ये बात आपको इस किताब में मिलेगी देखने को। आप किताब में को खोलोगे, पढ़ोगे संविधान की किताब को, तो आपको वो 6 फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे। चलो अब उस किताब को खोलते हैं, हम समझते हैं, उसको खोला जाए। अब बहुत ज्यादा हमने डिस्कशन कर लिया है कि अल्टीमेटली अब ये समझना जरूरी है कि हमारे लिए वो कौन से फंडामेंटल राइट्स है जो सबसे जरूरी हो जाते हैं जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। देखो, अगर पहले फंडामेंटल राइट की बात करी जाए तो वो है राइट टू इक्वेलिटी। राइट टू इक्वेलिटी मतलब, देखो आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि एक ब्लैक जो व्यक्ति है उसका हाथ है, एक व्हाइट व्यक्ति है उसका हाथ है, तो दोनों साथ में क्या है, हाथ से हाथ मिला करके आगे बढ़ रहे हैं, मतलब इक्वल हैं दोनों। चाहे किसी भी कलर के व्यक्ति हो, चाहे भी किसी भी रेस के हो, किसी भी कास्ट के हो, किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी प्लेस ऑफ बर्थ के हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का हो, चाहे पंजाबी हो, तमिल का हो, गुजराती, मराठी, चाहे वो हिंदू मुस्लिम, चाहे वो अपर कास्ट लोअर कास्ट, सब बराबर है इंडिया में। इस प्रकार की व्यवस्था आप देखो इंडिया में बहुत अच्छे से देखने को मिलेगी। ये आपको हमारे फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के 18 तक देखने को मिलेगा। 14 से लेकर के 18 तक देखने को मिलेगा, वो है राइट टू इक्वेलिटी। याद रखना बच्चों। इसके बाद आप आगे पढ़ोगे, देखो यहाँ पे एक बात और याद रखना है, कुछ कम्युनिटी के लोगों को रिजर्वेशन भी है। जैसे मैं एक बात बोलूं कि हमारे देश में, इंडिया में क्या है, सब बराबर है, लेकिन इंडिया में एक दिक्कत ये हो गई कि कुछ कास्ट के लोग, लोअर कास्ट के लोग, और खास तौर पे जो बैकवर्ड है, चाहे सोशली बैकवर्ड हो चाहे एजुकेशनली बैकवर्ड हो, लोअर कास्ट के लोग बहुत इसमें क्या है, पिछड़े हुए हैं। एजुकेशन के मामले हो, सोसाइटी में अपनी अपलिफ्टमेंट के मामले में भी पिछड़े हुए हैं। ऐसे में उनका डेवलपमेंट बहुत जरूरी हो जाता है बच्चों। अगर उनको हमने सही टाइम पे सही तरीके से रिसोर्सेस नहीं दिए तो वो और ज्यादा बैकवर्ड कंडीशन में चले जाएंगे।
तो आवश्यकता इस चीज की है कि सब इक्वल हैं, सब बराबर हैं, चाहे कोई कास्ट के हो। बट जो ऑलरेडी बहुत पिछड़े हैं, जिनके साथ अनटचेबिलिटी जैसी समस्याएं भी होती हैं, जिनको लोग छूना भी पसंद नहीं करते हैं, तो उनको अपलिफ्ट करने के लिए, डेवलप करने के लिए जरूरी है कि हम क्या दें उनको, एक रिजर्वेशन दें। आपने पढ़ा होगा, आपने सुना भी होगा रिजर्वेशन। कुछ लोग बुरे तरीके से भी याद रखते हैं, कुछ इसको अच्छे तरीके से भी याद रखते हैं। तो रिजर्वेशन देना जरूरी इसलिए है क्योंकि जो पिछड़े हुए हैं, जैसे मान लो एक रेस चल रही है, अब ये लड़का है जो ये रेस में दौड़ रहा है, इसके साथ ही एक लड़का ये भी है, ये थोड़ा सा कमजोर है, पतला सा है और पिछड़ा हुआ है, बहुत पिछड़ा है, बहुत बैकवर्ड है। अब मान लो रेस यहाँ से स्टार्ट हो रही है, वो यहाँ पे खत्म हो रही है, तो बच्चों यहाँ ये जो लड़का है ये यहाँ से यहाँ तक दौड़ेगा और इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा दौड़ना पड़ेगा। मतलब ये इसलिए इसको दौड़ना पड़ेगा क्योंकि ये रिच है, ये ताकतवर है, स्ट्रांग भी है, ये अपर कास्ट का भी है, इसके साथ कोई बुरा बर्ताव भी नहीं होता, बैड बिहेवियर भी नहीं होता, ये बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड भी है, इसके साथ बहुत सारे रिसोर्सेज भी है, और ये बहुत पुअर है ना, पुअर भी है, कमजोर भी है, वीक भी है, इसके साथ बहुत ज्यादा क्या है, डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, लोग इसको बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ मानते हो, इसके साथ छुआछूत भी करते हैं। तो हम कोशिश करेंगे ना कि इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाए। इसके पास इसके पैर भी कमजोर है, दौड़ भी नहीं पाता, और इसके पैर तो बहुत मजबूत है, तो ये जब दौड़ेगा यहाँ से, और ये जब यहाँ से दौड़ेगा, तो कहीं ना कहीं एक होता है ना, जैसे हम क्रिकेट खेलते थे, तो बचपन में क्या करते थे, एक जो छोटा सा बच्चा होता था उसको बोलते थे कि इसको एक बार आउट नहीं करना पड़ेगा, इसको 2 बार आउट करना पड़ेगा, तभी इसको आउट माना जाएगा। और एक बच्चा होता है बड़ा, जो बहुत अच्छा है होता है खेलने में क्रिकेट, तो उसको एक बार ही आउट करना पड़ता है, और उसको एक बार आउट कर दो तो वो कंप्लीट माना जाएगा कि वो आउट है इस खेल से। तो सीधी सी बात, क्योंकि वो छोटा है, तो हमने क्या किया, उसके साथ एक रिजर्वेशन दे दिया कि उसको 2 बार आउट करना पड़ेगा। जो मजबूत है, जो ताकतवर है, उसको हमने एक बार ही दिया है ऑप्शन। तो वही बात इस रेस में है कि इसको पीछे खड़ा किया गया, इसको आगे खड़ा किया गया। रिजर्वेशन इसीलिए होता है। तो राइट टू इक्वेलिटी के अगेंस्ट जाकर के हमने क्या किया, कुछ कम्युनिटी के लोगों को, कुछ कास्ट के लोगों को हमने रिजर्वेशन दिया है। अब समझते हैं अगले राइट को। हमारा अगला जो राइट है वो है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम आपको संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में, वही किताब आपको मैंने दिखाई थी ना अभी, उस किताब में आपको 19 से लेकर के 22 तक मिलेगा। आर्टिकल नंबर 19, 20, 21 और 22 तक आपको राइट टू फ्रीडम मिलेगा, जिसमें आपको बोलने की आजादी, आपको बैठक कहीं पे भी असेंबली करने, यानी कोई आप संगठन बना सकते हो, असेंबल कर सकते हो, उसको ग्रुप बनाने की आजादी है, कहीं इधर उधर घूमने की आजादी है, कोई भी जॉब करने की आजादी है। गवर्नमेंट ये नहीं बोल सकती कि सिर्फ आप यही जॉब कर सकते हो, आप कोई भी चीज की पढ़ाई लिखाई कर सकते हो और कोई भी टाइप की जॉब कर सकते हो। लिमिट भी है, कोई व्यक्ति बोलेगा कि नहीं मुझे तो किसी को हार्म पहुंचाना है, किसी को मारना है, इसका भी मुझे फ्रीडम होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। आप किसी को हार्म नहीं कर सकते हो, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो, ये एक प्रकार से क्या है, डिसऑर्डर कर देगा। लाइफ एंड लिबर्टी, नो वन कैन बी अरेस्ट विदाउट रीजन। किसी व्यक्ति को अगर अरेस्ट करने आ रही है पुलिस, तो उसको रीजन बताना पड़ेगा पुलिस को कि क्यों हम अरेस्ट कर रहे हैं। अगर मान लो रीजन बता दिया, उसके बाद आपको क्या होगा, 24 घंटे के अंदर आपको क्या है, कोर्ट में ले जाने का एक अरेंजमेंट भी करना पड़ेगा पुलिस को। उसके बाद आपको लॉयर की व्यवस्था भी देनी पड़ेगी। तो ये भी आपके फंडामेंटल राइट्स में आएंगे। अब हम थर्ड राइट पे चलते हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जैसे आप ये बच्चा देख रहे हो, इस बच्चे के साथ इतना एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, इसको फोर्स लेबर करवाया जाता है, इसको भीख मंगवाई जाती है, इसको काम करवाया जाता है। तो आप देख सकते हो क्या ये इसका अच्छा जीवन है क्या, ये इसका बहुत बुरा जीवन है। और ये जो व्यक्ति करवा रहा है, ये कहीं ना कहीं गलत काम कर रहा है। तो ऐसे कामों को रोकने के लिए, ऐसे बच्चों को सुरक्षा देने के लिए हमने क्या दिया है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसमें वीकर सेक्शन जो होते हैं, चाहे बच्चे हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे पिछड़े लोग हों, उनको सुरक्षा दी जाती है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग आपने पढ़ा होगा, स्मगलिंग होती है, छोटे छोटे बच्चों या जो जो थोड़ा सा नासमझ होते हैं लोग, उनकी कहीं किडनी निकाल लेंगे, कहीं उनके कई सारे ऑर्गन्स को क्या है बाय सेल किया जाता है, और उनसे फोर्स लेबर करवाया जाता है, तो वो सब चाइल्ड लेबर करवाया जाता है। तो ये सब रोका जाएगा। हमारे देश में 14 साल से कम उम्र का अगर बच्चा है, तो उससे कोई भी टाइप का काम नहीं करवाया जा सकता है। यानी कि एक प्रकार से समझ लो कि 8th क्लास या 9th क्लास तक के बच्चों से कोई काम नहीं करवाया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ उनका काम क्या है, उनका काम है पढ़ाई लिखाई करना। पढ़ाई करेंगे, उनके गार्जियन का एक ही ड्यूटी है कि वो पढ़ाई करवाएं इनसे, इसलिए आपका काम क्या है, पढ़ना। अब दूसरी बात, यहाँ पे फोर्थ फंडामेंटल राइट आता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसमें होता है आपका ये जो ये राइट है, अच्छा ये वाला राइट जो है वो आर्टिकल में बता देता हूँ।
राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये जो राइट देखा जाता है ये देखा जाता है 23 एंड 24 में। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन देखा जाता है 23 और 24 आर्टिकल में संविधान की किताब में। अब किताब में आप जो राइट्स पढ़ते हो ना, उनके आर्टिकल, आर्टिकल मतलब उनका क्या है, एक सेपरेट एक प्रोविजन है, वो वहां पे वो बात लिखी हुई है, वो पॉइंट है एक प्रकार से, ऐसे समझा करो। अब बात आती है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये आपको 25 में दिया गया है, 26 में दिया गया है, 27 में दिया गया है और 28, ये तीन चार ऐसी क्या है आर्टिकल्स हैं जिसमें आपको ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये आपको देखने को मिलेगा। देखो इंडिया में आप चाहे बुद्धिज्म से रिलेटेड हो, चाहे कैथोलिक हो, चाहे इस्लाम को फॉलो करते हो, चाहे ऑर्थोडॉक्स हो, चाहे हिंदू को फॉलो करते हो, चाहे जुडाइज्म को, आपको हर एक धर्म से रिलेटेड बराबर अधिकार है, चाहे किसी भी कम्युनिटी के हो, किसी भी आप रिलीजन के हो। द गवर्नमेंट इज न्यूट्रल एंड डजंट फेवर एनी रिलीजन, गवर्नमेंट सबको बराबर मौका देगी, किसी के ऊपर कोई भी टाइप की क्या है रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगी, चाहे प्रैक्टिस हो, चाहे बिलीव हो, चाहे स्प्रेड करने की बात हो, सब पे बराबर क्या है उनको मौका मिलेगा। लिमिट भी है, कोई व्यक्ति बोलेगा मुझे धर्म के नाम पे तो किसी को कन्वर्ट करना है दबाव पूर्वक, तो ये नहीं चल सकता। कोई मुस्लिम धर्म का व्यक्ति दबाव पूर्वक हिंदू उसको मुस्लिम बना देता है, कोई हिंदू कम्युनिटी का व्यक्ति क्या करता है मुस्लिम व्यक्तियों को दबाव पूर्वक हिंदुइज्म में कन्वर्ट करवा देता है, तो ये क्या है इनवैलिड है, इसको इलीगल माना जाएगा, ये एक डिसऑर्डर की कैटेगरी में माना जाएगा, ये राइट किसी को नहीं है। रिलीजियस राइट ये है कि आप उनकी प्रैक्टिस करो। अब नाउ पढ़ते हैं कल्चरल एजुकेशनल राइट, ये आपको आर्टिकल 29 और 30 में दिया गया है, 29 एंड 30 में दिया गया है कल्चरल एंड एजुकेशनल। कल्चरल मतलब जैसे आप देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कल्चर है हमारे इंडिया में, गुजराती, मराठी, तमिल, कन्नड़, ठीक है, उसके बाद बंगाली हो गया, उड़िया हो गया, उसके बाद हरियाणवी, पंजाबी हो गया, जम्मू कश्मीरी, फिर उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, कितने सारे कल्चर हैं, कितने सारे अलग अलग ट्राइब हैं, कितने सारे अलग अलग लोग हैं, उनके पहनावा, उनका खान पान, उनकी पूजा पाठ, सब टाइप के कल्चर्स आपको क्या है मिलेंगे देखने को। तो चाहे भाषा के कल्चर हो, चाहे उनके लिखने के कल्चर हो, हर टाइप के कल्चर को यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रमोट, उनको सिक्योर करने की बात हमारी क्या है संविधान में कहीं ना कहीं किया गया है, उनको प्रोटेक्ट करने का काम किया गया है। उनकी माइनॉरिटी की जो लैंग्वेजेस हैं, उनके कल्चर हैं, खास तौर पे यहाँ पे माइनॉरिटी की बात करी गई है। देखो जो मेजोरिटी में जो लोग होते हैं उनका कल्चर तो इतना खत्म नहीं होता है, वो तो प्रोटेक्टेड ही है क्योंकि वो बड़े संख्या में लोग बोल रहे हैं, लेकिन जो छोटी कम्युनिटी के लोग होते हैं, जो जिनकी संख्या बहुत कम होती है, जो माइनॉरिटी होते हैं, उनको थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो इसलिए उनको प्रोटेक्शन दी गई है। अब इसके बाद हम क्या है, इसके बाद पढ़ेंगे कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब ये है कि आपको राइट्स, जितने भी आपके 5 राइट थे, चाहे आपका इक्वेलिटी का राइट, फ्रीडम का राइट, एक्सप्लॉयटेशन से बचने का राइट, चाहे रिलीजियस राइट हो, चाहे कल्चरल राइट्स हो, सब से आपको अगर गारंटी चाहिए, सबकी गारंटी चाहिए कि ये कोई भी राइट मेरा छीना ना जाए, तो ये 6 नंबर का राइट बहुत जरूरी है। ये क्या करता है, बाकी के जो 5 राइट हम पढ़ चुके हैं ना, उनको सुरक्षा देता है, उनको सेफ करता है, उनको और सेफ्टी देता है। ये क्या करता है, इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन ऑफ और कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये हमारे बचे हुए फंडामेंटल राइट जो 5 है उनको सिक्योर करता है। कैसे करता है, अगर मान लो इन 5 में से कोई भी फंडामेंटल राइट आपका वायलेट होता है, छीना जाता है या उसको मिसयूज किया जाता है, तो आप क्या कर सकते हो, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, वहां पे पिटीशन लगाओगे, रिट पिटीशन या फिर PIL लगाओगे, और यहाँ पे हाई कोर्ट या कोर्ट्स यहाँ पे इन किताबों में के आधार पे, ये संविधान की किताबें इनके आधार पे आपको सिक्योरिटी देंगे, आपको सुरक्षा देंगे। तो ये होता है क्या, रेमेडी, एक प्रकार से दवाई दे दी, किसने दवाई दे दी, कोर्ट ने दवाई दे दी आपको कि आपका राइट आप सुरक्षित है। और एक बात ये भी देखो कि हमारे देश में चाहे कितना भी गरीब इंसान हो, कितना भी पिछड़ा इंसान हो, कितना भी कमजोर इंसान हो, कोई भी व्यक्ति कोर्ट जा सकता है अपने राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए। फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड अगेंस्ट एक्शन बाय द गवर्नमेंट और इंडिविजुअल, चाहे कोई सरकार भी आपका राइट छीन रही है या कोई इंडिविजुअल, कोई इंसान भी आपका राइट छीन रहा है, तो आप कोर्ट जा सकते हो। ये है वो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो गारंटर है हमारे राइट का। आप PIL लगा सकते हो, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी लगा सकते हो, पूरी पब्लिक के कहीं ना कहीं इंटरेस्ट में आप क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। जैसे कहीं ना कहीं हमारे देश में पॉल्यूशन बहुत फैल रहा था, तो कई सारे लोगों ने पॉल्यूशन के खिलाफ PIL लगा दी, तो अब देखो देश में पॉल्यूशन की कोई भी गतिविधि होती है, फैक्ट्रीज वगैरह कहीं गलत तरीके से चल रही होती हैं, तो उसको बंद करवा दिया जाता है। तो ये क्या होता है, पब्लिक के इंटरेस्ट में होता है। तो ऐसी कई सारी चीजें क्या है हमारे देश में हो रही है, जिससे हमें समझ में आता है कि हमारे राइट्स बेहतरीन तरीके से प्रोटेक्ट किए गए हैं।
अब बात आती है यहाँ पे कि क्या ये राइट एक्सपांड हो सकते हैं, क्या इनको और बढ़ाया जा सकता है क्या? बिल्कुल साथियों, यहाँ पे हमारे कोर्ट्स क्या कर सकते हैं, इन राइट्स को बढ़ा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 6 राइट्स जो है उनको बढ़ा करके 7 कर दें, 8 कर दें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कुछ राइट्स ऐसे हैं, जैसे आप आर्टिकल फ्रीडम वाले राइट में बात करो, तो फ्रीडम राइट जो होता है वो बहुत बड़ा क्या है, बड़ा राइट है ये, बहुत इसका कहीं ना कहीं एक्सपांशन बहुत हद तक और ज्यादा हो सकता है। कहने की बात ये है कि फ्रीडम आपको बहुत सारे एरियाज में दी जा सकती है, ठीक है, समय के साथ। जैसे एक जमाने में आपको फ्रीडम नहीं थी प्रेस में, प्रेस को फ्रीडम नहीं थी तो प्रेस की फ्रीडम दी गई बाद में। राइट टू इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन की पहले फ्रीडम नहीं थी, आपको इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती थी। अगर आपको गवर्नमेंट की कोई इंफॉर्मेशन निकलवाना है तो आपको ये नहीं था। अब आप इंफॉर्मेशन का राइट यूज कर सकते हो, जो कि 2005 में आया है, ये राइट बाद में है। राइट टू एजुकेशन ये आपको 2009 में देखने को मिला है। अब 6 से 14 साल के बच्चों को आपको कहीं ना कहीं कंपल्सरली एजुकेशन देना पड़ेगा, ये 21 आर्टिकल में जोड़ा गया है। राइट टू फूड ये 2013 में आपको जोड़ा देखने को मिलेगा। तो ऐसे कई सारे राइट जो है ना सरकार ने बाद में, सॉरी सरकार बोल रहा हूँ, कोर्ट्स ने हमारे देश के जुडिशरी ने एक्सपांशन के माध्यम से कहीं ना कहीं सरकार को आदेश दिया है कि आपको ऐसा करना चाहिए, और फिर सरकार ने वहां पे इसको इम्प्लीमेंट किया है। तो कोर्ट्स ऐसा करते रहते हैं। तो इसमें हमें ये समझ में आ गया अल्टीमेटली कि राइट्स जो होते हैं ना हमें एम्पावर करते हैं। कैसे एम्पावर करते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी को एक तो एम्पावर कर दिया उन्होंने, साथ में हमें याद रखने वाली बात ये होती है कि ये सिर्फ एक जस्ट वर्ड नहीं है राइट। राइट सिर्फ एक राइट शब्द नहीं है, वो एक गारंटीज है। इनको सिर्फ राइट ना बोल के आप गारंटी बोल सकते हो, एक लाइसेंस बोल सकते हो। जैसे हम बोलते हैं ना ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास, ड्राइविंग लाइसेंस मतलब आप सड़क पर अपना 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चला सकते हो। उसी तरीके से राइट्स अगर आपको मिल गए तो आप कहीं ना कहीं क्या है, अपना बहुत अच्छे से जीवन जी सकते हो। अगर आपको अपनी सुरक्षा, अगर आपको अपना जो जीवन है वो बहुत ही सम्मान पूर्वक और बहुत ही अच्छे तरीके से जीना है, तो राइट्स होना बहुत जरूरी है। इसलिए अंडरस्टैंडिंग एंड क्लेमिंग योर राइट्स इज द की टू अ स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी। मीन्स अगर आपने अपने राइट्स को समझ लिया, जान लिया, तो ये कहीं ना कहीं आपके डेमोक्रेसी, आपके देश की सरकार, आपके देश की डेमोक्रेसी, आपके देश के कॉन्स्टिट्यूशन को और ज्यादा मजबूत करेगा। तो ये हमारा डिस्कशन था कि क्या राइट्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, और किस प्रकार से अलग अलग देशों में राइट्स का वॉयलेशन हुआ तो क्या कितनी बुरी स्थिति आ गई, और हमारे इंडिया में कैसे कैसे राइट्स दिए गए हैं, किस किस टाइप के राइट्स दिए गए हैं, और वो क्यों इंपॉर्टेंट है और कितना एक्सपांशन उनका हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सभी को, जय हिंद।